फाइल्स को जिप करने के लिए और अनजिप करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए और अनकंप्रेस करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। चलो जी आ जाते हैं। ये आपको नजर भी आ रहा होगा, नोट पैड्स पड़ा हुआ सामने। हाँ, मैं इसको खोल लेता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई हमने देखें हमारा फोकस क्या है। बेसिकली वेब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, हमारा फोकस है एसईओ। और एसईओ के लिए हमारा फोकस ये है कि हमें HTML टैग्स की अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें अपग्रेड कर सकें गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। बेसिकली तो हमारा ये टारगेट है, ठीक है। तो ये फाइलें मैं जरा करता हूँ बंद, जो इसकी पहले खुली हुई हैं। आपके पास तो ये आ नहीं रही होंगी ना, ये तो मेरे पास आ रही हैं सर, मेरे कंप्यूटर पे मैंने इन्हें खोला हुआ है इसलिए आ रही हैं। तो मैं इनको कर देता हूँ बंद और बिल्कुल ब्लैंक पे आ जाते हैं कि आपके पास भी ऐसे ही आएगा जैसे मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, आ जाए। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, न्यू पेज एक ले लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट की फाइल होती है, ये कौन सी फाइल है जो हम जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं। भाई मैंने कहा था इसमें PHP भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसे कंसीडर करेंगे HTML वाला पार्ट। तो हम इसका HTML ही अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी था शायद कि भाई यहाँ से हमने फाइल खोली, इसे बंद कर दें, बच्चों को दिखा रहे थे हम, इसे बंद करें। ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है ना। और मैं इसे कंट्रोल U करता हूं, ये मैंने कंट्रोल U किया, CTRL और U किया, तो हमारे सामने क्या हुआ, इसका सोर्स खुल गया। जैसे ही हमने कंट्रोल U किया तो इसकी सोर्स फाइल हमारे सामने खुल के सामने आ गई है, ठीक है। बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सोर्स फाइल इसकी बनी हुई है, इसमें अल्टरेशंस कैसे की जा सकती हैं, ये अंडरस्टैंड करना है हम लोगों ने। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी वेबसाइट की जो बैक एंड पे कोडिंग होती है, वो उसका सीक्वेंस क्या होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी फाइल में नहीं किया मैं, बल्कि मैं आपको वेबसाइट ही दिखा रहा हूं। तो अब आप अगर देखें तो इस वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, क्या है ये, HTML। और अगर मैं देखूं कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, तो ये भी HTML है। फर्क सिर्फ ये है कि आखिर में उसने ना एक स्लैश लगा दिया। स्टार्ट पे स्लैश नहीं था, आखिर में स्लैश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लूप बनता है वो कैसा बनता है, ऐसे। अब ये क्या हुआ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट। इससे हम बता रहे हैं कि भाई यहां पर आकर ये खत्म हो रही है। बिल्कुल ऐसी है कि जैसे भाई ये दीवार यहां पे खत्म होगी और दीवार वहां पे खत्म होगी है। बाउंड्री पता लगी कि ये HTML फाइल की बाउंड्री है। अब आपको ये पता लग गया कि ये कैसे बन रहा है, कि एक टैग होगा जो स्टार्ट होगा, एक टैग होगा जो एंड होगा। जो भी एंड हो रहा होगा, नाम उसका जो मर्जी हो, मगर एंड के लिए साथ क्या लगा होगा, ये वाला स्लैश लगा होगा, जिसे हम रिकग्नाइज कर लेंगे कि भाई ये एंड हो रहा है, इस जगह पर ये एंड होने लगा हुआ है। फाइन, आगे चलते हैं। अब जरा वेबसाइट को दोबारा देखें, ताकि वो जो हमें डिफिकल्टी लग रही है ना कि भाई ये तो बड़ा कोई मुश्किल सा काम है, डेवलपर कर सकता है, हम तो वेब डेवलपमेंट सीख भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है, तो इसको देख लेते हैं ना। अब अगला पार्ट क्या है इसका, अगला पार्ट है, ये मैं वेबसाइट खोली हुई है, ये मैंने फाइल नहीं खोली हुई। अगला पार्ट है इसका 5 नंबर लाइन में आ रहा है हेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइल में वापस आते हैं। ये मैं आपको बता के आ रहा हूं, बोला एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, हेड, और फिर एंड हेड, ठीक हो गया ना, या हेड क्लोज कह लें इसको। लेकिन यहां पर आकर हमने क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो चीजें समझ ली कि पहले HTML का मेन लूप था, उसके अंदर पहला हिस्सा कौन सा आया, हेड का। अच्छा, अब आए अंदर वापस, दूसरा हिस्सा देखते हैं कौन सा है। पहला हिस्सा ये था, तो दूसरा हिस्सा कौन सा, कंट्रोल F। कंट्रोल F सबको पता है फाइंड का शॉर्टकट है, मैं जरा उस हिस्से पे लेकर जाना चाह रहा हूं आपको। तो वो है कौन सा, आप देख रहे हैं ऊपर जैसी बॉडी शुरू हो रही है ऊपर हेड खत्म हो रहा है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला हिस्सा इसका कौन सा वाला है, बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। तो भाई ये आ गई बॉडी, और फिर क्या हो गया जी, स्लैश बॉडी। उधर जाकर देखते हैं जरा ये कहां पर है, मैं उस वेबसाइट में देखते हैं कि ये कहां पर है। कहां पर है, एंड HTML से एग्जैक्टली ऊपर, पूरी की पूरी वेबसाइट कवर हो गई हमारी। बस यही हमने देखना था, यहीं पे हमें मूव करना है, इन्हीं जगहों पे हमने घूमना फिरना है। अब जरा HTML में वापस आए, इसका हुलिया कुछ हमसे नहीं मिलता, मिलता है ना हमसे, क्या हमारे में और HTML फाइल में क्या चीज मिलती है, वही तो भाई जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वही इस फाइल का स्ट्रक्चर है। बस याद रखने का ये तरीका है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, हेड से शुरू है, फिर बॉडी का ये है, बॉडी के बाद हमारी टांगे नहीं है भाई, वो नजर नहीं आ रही उसकी भी है, ठीक है। जहां पर उसका स्लैश बॉडी हुआ ना, वो वाला हिस्सा उसका, उसके नीचे वाला उसकी टांगे, यानी फुटर। आप अक्सर वेबसाइट देखते हैं ना, वो डार्क कलर में फुटर सा बना होता है, उस पे लिंक्स ही लिंक्स होते हैं, दैट इज अ फुटर पार्ट। तो कैसे बनाया जाता है कि जहां पर वेबसाइट का कंटेंट खत्म होता है वहां पर वो चीज शुरू कर देते हैं, तो वो उसका कहलाता है फुटर। जिसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता है। सो भाई याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि समझ में ना आ रहा ना कौन से पार्ट है, तो अपने पार्ट्स को देखना शुरू कर दो, पता लग जाएगा। ये हेड कहां से शुरू किया, हेड से नीचे क्या है, बॉडी। अच्छा, वेबसाइट का कौन सा पार्ट है जो विजिटर्स को नजर आता है, बॉडी। वेबसाइट का कौन सा पार्ट है जो विजिटर को नजर नहीं आता, हेड। हेड का पार्ट जो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब हमें उन दोनों हिस्सों में काम करना है, और अब हमने ये देखना है कि हमारे काम की चीजें कहां कहां हैं। किस काम की, एसईओ की। हमारे लिए एसईओ का कंटेंट कहां कहां है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। कोई 6-7 टैग्स हैं बस, कोई बहुत सारे टैग्स नहीं है, इन्हीं के अंदर हमने घूम फिर के एसईओ करनी है सारी, उन्हें हमें अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इधर। चलें, सपोज कर लिया अभी मैंने फाइल तो कोई नहीं बनाई, हाँ, तो पहले फाइल बनाने यानी इसे आगे काम शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि ये फाइल सेव कैसे होती है। मतलब ये फाइल है क्या, जैसे वर्ड में लेटर लिखते हैं उसे सेव करते हैं, एक्सेल में कोई शीट बनाते हैं उसे सेव करते हैं, एडोब में काम कर रहे हो फाइल को सेव करते हैं। इस फाइल को, इस सोर्स फाइल को हमने सेव कैसे करना है, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं, हम कोई HTML एडिटर यूज नहीं कर रहे, हम नोटपैड एडिटर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, और उनमें से एक काम है HTML का। यानी ये प्योरली HTML एडिटर नहीं है। तो हम यहां आ जाते हैं जी, इसको सेव करें फाइल को। 7 बजे से 7:30 बजे की क्लास होगी, फिर भी दिक्कत है आने में जी। आगे, अब फाइल सेव करना तो मेरा ख्याल है सबको आता है वैसे। ये फाइल सेव करने का बिल्कुल वही तरीका है जो वर्ड को यूज करते हुए सेव करते हो, विंडो यूज करते हुए फाइल जैसे सेव करते हैं, वही तरीका फाइल सेव करने का हम यूज कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप फाइल को कहां लेकर जा रहे हो भी, किस जगह पर आपने अपनी फाइल सेव करनी है। मैं अपनी चॉइस के साथ कोई लोकेशन डिसाइड कर लेता हूं जी, HTML 2025 इस फोल्डर में आ जाओ भाई। अब हमने यहां पे क्या करना है, फाइल नेम, मैंने कहा यहां पे क्या करना है, हमने अपनी फाइल का नाम रख देना है। तो भाई अभी तो हम पहली दफा फाइल बना रहे हैं, क्या ख्याल है इसका क्या नाम रख लें। चलो जी, मैंने इसका नाम ही फर्स्ट रख दिया, मेरी मर्जी से फर्स्ट रखा है, ये नहीं कि आप ही घर जाके फर्स्ट ही रखे, भाई जो दिल करता है नाम रखो। आपकी फाइल है, कोई भी नाम रखा जा सकता है। चलो जी, मैंने इसका नाम रख लिया फर्स्ट फाइल। बस एक चीज याद रखनी है कि फाइल नेम कन्वेंशंस क्या हैं, कि फाइल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखें। फाइल के नाम के बीच में स्पेस बार ना हो, ये ठीक नहीं है गूगल के लिए, ये ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड्स हमारे अवॉइड हो जाते हैं, स्पेस नहीं होनी चाहिए। और फाइल का नाम आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि वो आपके कीवर्ड्स पे भी होना चाहिए, यानी जिन चीजों को हम टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के नामों पर हम फाइल का नाम लिखें। बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में फाइल का नाम नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना। ऐसे नहीं करना कि भाई वर्ड को पहला कैरेक्टर बड़ा बड़ा कर दें, भाई नहीं जरूरत, सब स्मॉल लेटर में, ऑल इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। लो जी, हमने ये लिख दिया। अब आगे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव एज टाइप।
इसका क्या मतलब है? सुनिए इसका क्या मतलब है? जिस फॉर्मेट में सेव करनी है उसमें। हाँ जी, इसका ये मतलब है कि भाई आपने किस फॉर्मेट में सेव करनी है। मैंने कहा था ना कि नोटपैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ऑफ फॉर्मेट्स दिखाता है, आपको सपोर्ट करता है बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन हमारा इस वक्त जो एप्लीकेशन है वो है HTML। ठीक है, सो हम ये काम करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं जी, मैं H प्रेस करूं, आ गया। और भी बहुत सारी टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, हमारा किसी टाइप से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा किस टाइप से लेना देना है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। बस इसको मैंने ढूंढना था, मैंने H प्रेस किया 2-3 दफा, या मैं क्लिक करके ड्रैग करके देख लेता, मेरी चॉइस है, जैसे मर्जी ले लूं। मुझे यहां से ये वाली फाइल चूज कर लेनी है, तो मैंने ये चूज कर ली। आ गई। इसमें पहले भी कुछ फाइलें पड़ी हैं, कोई बात नहीं। इसका नाम है जी फर्स्ट फाइल, हो गई सेव। रंग भी बदल गए उसके, एकदम बदल गए ना। बेसिकली क्या हुआ कि अब नोटपैड ने, ये नोटपैड प्लस प्लस ने आपकी HTML फाइल को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब वो आपको सजेशंस भी देगा, यानी उसको पता लग गया आपके भाई इस वक्त आप फॉर द टाइम बीइंग आप इस एप्लीकेशन को HTML एडिटर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो आपको सजेशंस भी देगा इसमें। ठीक है, क्या देगा वो अभी आगे आ जाएंगे हमारे पास। ये अभी हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फाइल फिर भी बना ली है और सेव भी कर ली है। तो अब अगर आप में से कोई ये कहे कि ये कोई फाइल सेव करना बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर तो गड़बड़ है। हाँ, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हुई है, जिसको मुश्किल लगे मोबाइल के ऊपर वीडियो लेक्चर को ऑन करे, कंप्यूटर के ऊपर फाइल बनाए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है अगर देख देख के करें। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है। मैंने कहा कोई 5, 6, 7 टैग्स हैं बस, जिन्हें हमें समझना है। ये भी टैग्स ही थे, ठीक है ना। अभी हमने देखा HTML हेड और बॉडी, बस। अब हम ये देखते हैं कि हमें हेड के अंदर पहला टैग कौन सा देखना है, फिर हम वेबसाइट को देखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे काम का टैग कौन से वाला है। इस वेबसाइट पे आए, इस जगह पे देखते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। पूरा नहीं आ रहा, मैं माउस रखूंगा तो आपको पूरा नजर भी आएगा लिखा हुआ कि क्या है। ये आ गया नजर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है टाइटल, टाइटल ऑफ वेबसाइट। और आप देख रहे हैं कि पेज पे नहीं शो हो रहा। पेज पे शो होता तो बॉडी में होता। मैं क्या, पेज पे शो होता तो बॉडी में होता। ये किस जगह का हिस्सा है? ये हेड का हिस्सा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर वापस अपनी फाइल में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम इसको समझ लें। अच्छा, इसको समझना क्यों जरूरी है भाई? ये वेब डेवलपमेंट वाले ने बना बनू के सब कुछ दे तो दिया, हम क्यों समझना चाह रहे हैं इसको? ठीक है, हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं पहले। हमारे लिए इसकी ये इंपॉर्टेंस है, कोई एक विजिटर आया और उस विजिटर ने आकर गूगल पे लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये क्या उसकी सर्च टर्म है कि भाई वो ये कोई बाय करना चाह रहा है इक्विपमेंट। ठीक है, उसने एक सर्च टर्म लिखी है, हमने लिख के एंटर किया। जैसे ही लिख के एंटर किया, आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे तो व्हाइट स्क्रीन आ गई। जी, आगे क्या हुआ? लिस्ट आई। लिस्ट में से सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है, जो हमें पता लग गया कि भाई ये वाली वेबसाइट रैंक हुई है इस सर्च टर्म के अगेंस्ट। ऐसे ही है ना, यानी कि ये वाली टर्म लिखे तो ये वेबसाइट टॉप पर आने लगी हुई है। ओके, अच्छा अब यहां पर सबसे ऊपर क्या आ रहा है? इसका डोमेन नेम हमने डिस्कस किया था, dckitchen.org। उसके बाद क्या आ रही है? वेबसाइट का URL। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। इस वेबसाइट पे आकर देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है ना जी, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब आपको समझ में आया कि जो रिजल्ट गूगल में टॉप पर आ रहे हैं, उसमें जो आपका मेन वर्ड है वो कहां पे लिखा जा रहा है? टाइटल में। आपका जो मेन कीवर्ड है, इसको हम प्राइमरी कीवर्ड कह लें, इसको हम मेन कीवर्ड कह लें, इसको हम फोकस कीवर्ड कह लें, वो कहां पे लिखा जा रहा है? सबसे पहले टाइटल में। सो इसलिए हम इसको लिफ्ट करा रहे हैं, नहीं तो हमारा वेब डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि भाई इसकी बेस पर तो रैंकिंग होने लगी है, तो हमें इस टाइटल में कीवर्ड को लिख कर आना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अभी तो मैंने कहा कि सर्च टर्म्स होती हैं। जैसे ही हमारी ये एडिटिंग वाला पार्ट खत्म होगा, हम कीवर्ड के ऊपर बात करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं कीवर्ड्स, ये वर्ड्स यहाँ पर क्यों लाया गया है, किस वजह से यहाँ पर लेकर आए हैं हम इसको।
ठीक है, अब आ जाते हैं वापस इधर जी। हेड में आना है ना, सबको पता लग गया ना हेड में आना है जी। कौन सा टैग है देखें जरा वहां पर, ये टैग कहां नजर आ रहा है, मैं उधर भी देख लें जी। नजर आ रहा है टाइटल लाइन नंबर 11, ये वेबसाइट की कोडिंग नजर आ रही है, हमारी फाइल की कोडिंग नहीं है। ये लाइव मैंने सोर्स देखा हुआ है वेबसाइट का। ये जो लाइव सोर्स आपको नजर आता है, कंट्रोल यू से आपने इसे चेंज नहीं करना, ना कर सकते हैं हम चेंज। ये तो मैं सिर्फ कोड दिखा रहा हूँ ना आपको, सिर्फ समझाने के लिए। चलो जी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अपनी टाइपिंग सेव कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको इस तरह कर लेते हैं जरा इजीली पढ़ा जाए। देखें मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, अलग-अलग लाइन में सब कुछ कर दिया। अब कौन सा टैग था ये, टाइटल का टैग लग गया। आगे क्या आया हमारा कीवर्ड, और ये क्या हो गया क्लोज टाइटल यानी एंड टाइटल, ठीक है। ये हमने बना ली पहली फाइल। अब इसको जरा कर लेते हैं सेव। सेव हो गई, आ जाए इधर वापस। जी कौन सी फाइल है इधर से, ये है ना। चलो जी, ओ कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं आया। ऊपर आया, इधर हमने अभी कुछ नहीं किया। मैं क्या, अभी इधर हमने कुछ नहीं किया, ये बॉडी है। अभी हमने कहा किया, यहां पे किया। ये हमारा कीवर्ड आ गया, मैं क्या ये हमारा कीवर्ड आ गया, जो भी हमने टाइप किया फिलहाल। बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मैं कुछ और टाइप कर देता तो वो आ जाता। सो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि टाइटल को कैसे मैनिपुलेट करना है, क्योंकि जब हमने कीवर्ड की एडजस्टमेंट करनी है वेबसाइट में, तो सबसे पहले क्या कहना है, पहला काम ये है कि कीवर्ड निकालने हैं। जब कीवर्ड निकल आएगा तो उनमें से जो प्राइमरी कीवर्ड होगा उसको वेबसाइट के टाइटल में ऐड करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स हो सकती है, यानी हम 60 कैरेक्टर से बड़ा टाइटल नहीं लिखेंगे। अगर हम 60 कैरेक्टर से बड़ा टाइटल लिखते हैं तो फिर कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा जी, तो पता ही नहीं लग रहा कैसा होगा। हाँ इधर देखें, ये आ गई पहले नंबर पर, नीचे आए, फिर ये दूसरे नंबर पर एक आ रही है। इसको देखें जरा, इसके आगे क्या आ रहा है, डॉट डॉट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ये कह रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल कितना बड़ा लिखना है, 60 कैरेक्टर्स का लिखना है। अगर इससे ज्यादा लिखेंगे तो मैं उसे रैंकिंग में, ऑप्टिमाइजेशन में कंसीडर नहीं करूंगा। तो फिर हम ऐसा काम क्यों करेंगे जिसे गूगल कंसीडर ही ना करे, और अगर हम वो काम करेंगे जो गूगल कंसीडर कर रहा है तो हम टॉप पर आएंगे, ठीक है। अच्छा अब जरा एक चीज और नोट करें कि जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं इनके साथ आपको एक एक आइकॉन नजर आ रहा है, आ रहा है। ये जो आइकॉन है सबको पता है कि इमेज है, लेकिन ये इमेज बहुत ही छोटा एक आइकॉन की शक्ल में नजर आ रहा है। इसको हम एसईओ में करते हुए इसको टेक्निकली हम कॉल करते हैं फेविकॉन इमेज। हालांकि ये है इमेज, लेकिन यहां पर आ रहा है तो इसका नाम जो है वो है फेविकॉन इमेज, ठीक है। और ये हर वेबसाइट में आ रहा है, जिसने लगाया हुआ, जिसने नहीं लगाया होगा तो उसका नहीं आएगा। देखिए इन्होंने कैसे लगाया हुआ है, देखते हैं जी। यहां पर फेविकॉन है, लाइन नंबर 45 जी आ गया। अब मैं दूसरा टैग बता रहा हूं। पहले मैंने एक टैग बताया, पहले जो हमने टैग्स पढ़े वो तो स्ट्रक्चर थे ना सारे। अभी हमने एक टैग पढ़ा, वो कौन सा था, टाइटल। अब हम दूसरा टैग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, वो है लिंक। नहीं, उसका नाम है फेविकॉन मगर टैग है वो लिंक, ठीक है। बेसिकली हम इसको टेक्निकली एसईओ में कह रहे हैं कि भाई फेविकॉन इमेज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। लेकिन फेविकॉन इमेज लग कैसे रहा है, लिंक के साथ। फेविकॉन इमेज कैसे लग रहा है, लिंक के टैग के साथ। सो हमने ये लिखा लिंक। एक काम करते हैं, इसको भी जरा उधर ले जाते हैं। ये भी किसका पार्ट है, हेड का। ये भी किसका पार्ट है, कहां आ रहा था, ऊपर ही तो आ रहा था, टैब में आ रहा था ना। तो जो चीज टैब में आ रही है वो हेड में, जो चीज व्हाइट पेज पे नजर आएगी
बॉडी मतलब मैं पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खोलता हूं तो यहां से पढ़ता हूं ना उसको नीचे से, टैब में जो लिखा वो ये जो लिखा हुआ है ये बॉडी है, इधर जो लिखा हुआ आ रहा होगा वो हेड का हिस्सा होगा, ठीक है। अच्छा आप जरा इस टैग को पहले समझ लेते हैं। लिंक, लिंक का टैग है, लेकिन इसके अंदर हमें दो रेड कलर की ऑप्शंस नजर आ रही हैं, आ रही है। ये मैंने भी आपको समझाने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया, ऑप्शंस। मतलब किसी में भी अगर कोई चीज एक से ज्यादा नजर आए तो हम उसे ऑप्शन ही कहते हैं, ऐसे ही है ना। कोई चीज ले रहे हो, कोई एक से ज्यादा चीजें दिखा रहा हो तो वो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। इसी तरह यहां पर भी ऑप्शंस है, मगर इधर HTML में इसे ऑप्शन नहीं कहेंगे, यहां पर हम इसे बोलेंगे एट्रीब्यूट, यानी टैग का एट्रीब्यूट। टैग कौन सा है? लिंक। कितने एट्रीब्यूट है इस वक्त? इस वक्त दो एट्रीब्यूट, यानी कि पहला एट्रीब्यूट है REL। REL का मतलब होता है रिलेशन, REL का मतलब होता है रिलेशन, शॉर्ट में उसका रखा हुआ है इन्होंने REL। आगे क्या लिखा है? इक्वल्स टू डबल कोटेशन शॉर्टकट स्पेस आइकन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक लिंक बनाओ जिसका रिलेशन क्या है कि वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए। ये जो कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इन्हें मैं अपनी मर्जी से नहीं डिफाइन कर रहा और ना कर सकता हूं, इनको मुझे एज इट इज इस्तेमाल करना है। सो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। फिर अगला एट्रीब्यूट क्या है? अगला एट्रीब्यूट है href। href का मतलब है हाइपर रेफरेंस। कोई भी चीज ऑनलाइन जो होती है उसको हम हाइपर बोल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम गुस्से में आ जाए तो हाइपर बोलते हैं ना, तो यहाँ पर कोई चीज ऑनलाइन हो तो ये हाइपर है भाई, ठीक है। हाइपर रेफ का मतलब है हाइपर रेफरेंस। मतलब क्या हुआ कि भाई लिंक बनाओ, इस तरह बनाओ, किसको बनाओ? ये href है, यानी वो क्या है? वो इमेज है, वो आपका इमेज है। लेकिन ये मैंने क्योंकि वेबसाइट से उठाया तो इसने अंदर क्या लिखा हुआ है? इमेजेस। इसका क्या मतलब है? वैसे अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, इसका मतलब ये है कि भाई एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये वाली फाइल है। इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये वाली फाइल है। तो हमारे पास तो इमेजेस का फोल्डर नहीं ना, हम तो एक ही फोल्डर पे काम कर रहे हैं। तो मैं काम करता हूं, क्या करता हूं? क्लियर हो गया? मैंने कहा हाँ भाई ये वाला फेविकॉल है, जरा उधर जाकर फोल्डर में देखें वहां क्या हालात है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर फाइल रखी है फेविकॉन के नाम से। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या, कौन सी फाइल होगी? मिसाल के तौर पर किसी बंदे की वेबसाइट है, किसी कंपनी की वेबसाइट है, उस कंपनी का लोगो तो होगा ना, और वेबसाइट पे नजर भी आ रहा होगा पेज पे, जो व्हाइट एरिया है, जो बॉडी का हिस्सा है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लोगो की एक लूंगा कॉपी। इस लोगो की फाइल को PNG होना चाहिए। अगर PNG नहीं है तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा PNG में, भाई कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ऑनलाइन। मिसाल इमेज फॉर्मेट्स क्या होते हैं? सबको पता है इमेज फॉर्मेट्स क्या होते हैं? इमेज फॉर्मेट्स ये होते क्या? इमेज फॉर्मेट, इमेज टाइप्स, कि भाई इमेज कितनी तरह के हैं। अब हम कहते हैं कि एक इमेज किस तरह का होता है? JPG। एक इमेज किस तरह का होता है? PNG, ठीक है। PNG जरा जब इंटरनेट बहुत इन हुआ था तो उस वक्त आया था, उससे पहले हम ज्यादा JPG यूज करते होते थे, उसको हम कहते हैं पोर्टेबल ही है, ठीक है। आजकल जो इमेज फॉर्मेट है वो कुछ और अच्छे वाले आ गए हुए हैं, ठीक है, उसको हम आगे जाकर देखेंगे। लेकिन फेविकॉन के लिए हमारे पास जो इमेज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? PNG होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जो लोगो लगाया हुआ है उसका फॉर्मेट JPG है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई उसका फॉर्मेट JPG है, उसे PNG और ये कह रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं अपने डिजाइनर को कहूंगा हाँ भाई ये तो JPG बनी है, मुझे PNG भेज दो। नहीं, हम ये अभी मैं टूल लिखा है, क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे? मैंने लिखा भाई ऑनलाइन JPG टू PNG कन्वर्टर। उसी की फाइल को मैं JPG को ही मैं PNG में कन्वर्ट कर लूंगा। मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं कि मुझे नई इमेज बनाकर भेजो। हाँ ये बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं जी, आ रहे हैं ना। कोई सा भी टूल यूज कर सकते हो इनमें से, PDF वाला ना यूज करना। ये आ रहा है JPG टू PNG, क्लाउड कन्वर्ट, कितने सारे आ रहे हैं।
बहुत सारे हैं भाई, इधर से मैं कोई एक ले लेता हूँ, जेपीजी टू पीएनजी, इस पर क्लिक करते हैं। इनमें से कुछ एड्स वाले होंगे, कुछ एड्स के बगैर होंगे, इस पर क्लिक करते हैं। कहाँ पर इमेज पड़ा हुआ है, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास कोई सी भी जेपीजी फाइल अगर है, इस पे माउस रखें, पीएनजी है कि जेपीजी है, ये जेपीजी है ना, मैंने इसी को चूज कर लिया जी। आ गई, क्या हुआ, बन गई पीएनजी, टूल नहीं बना दी ना। ठीक हो गया, इसी को बना ले फेविकॉन, इस गाड़ी को फेविकॉन बनाते हैं। पहले क्या करें, जब जिसको भी आपने फेविकॉन बनाना है क्या करेंगे आप, पहले उसका नाम फेविकॉन रखेंगे, ठीक है, पहला काम तो ये है। पहले मैंने कहा उसको पीएनजी कर लो, वो तो कर लिया ना, अब क्या कर लें, इसको, इसका नाम रख लें फेविकॉन। चलो भाई, ऑलरेडी हमने बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, तीसरा नाम आ गया ना, कोई बात नहीं, इसे कंट्रोल सी करें और इसको ले जाएं उधर ही, उधर जाके इसके साथ कुछ कर लेते हैं, सलूक जो भी करना है। एक काम करें, इसका नाम जरा कुछ और कर लें, ठीक है, ताकि ये यूज ना हो, और उसको यहाँ पर पेस्ट करें। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है भाई, ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये विंडो के काम है, ठीक है, तो ये जो विंडो में मैनिपुलेट कर लेंगे ये वो वाले काम है, कॉपी पेस्ट किया है, इसमें कोई ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लगे कि ये मुश्किल है, ठीक है। किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है वो कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं है, उसको कंप्यूटर में कंफर्टेबल होना चाहिए। इसका एसईओ से या एचटीएमएल से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो काम अभी मैं कर रहा हूँ। इसका नाम क्या करते हैं जी, फेविकॉन, हो गया। कोडिंग में कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है, देख के बताएं, कुछ जरूरत है कोडिंग में चेंज करने की, ये कोडिंग ही है ना जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो मैंने कहा चेंज करने की कोई जरूरत है, है कि नहीं है भाई, क्या बन, अभी हमने क्या किया, हमें एक इमेज दिया उधर से, जेपीजी था, कंपनी का लोगो फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, हमने कहा नहीं भाई ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पीएनजी, हमने ऑनलाइन कन्वर्टर लगाया, उसको हमने पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, अब वो नहीं रहा जेपीजी, ठीक है। अब फिर गूगल ने हमें क्या कहा था कि भाई जिसको आप फेविकॉन लगाना चाहते हो उसकी फाइल का नाम फिक्स है, क्या, फेविकॉन, हमने उसका नाम रीनेम कर दिया, फेविकॉन भी लिख दिया। जहां से हमारी वेबसाइट फिलहाल HTML फाइल चल रही है वहां पर लाकर हमने इसको पेस्ट भी कर दिया, नाम इसका फेविकॉन कर दिया, टाइप इसकी पीएनजी ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये ठीक हो गया ना, यही चाह रहा था ना वो, यही उसकी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे एरर तो कोई नहीं आना चाहिए। अब सेव करें इसको और एग्जीक्यूट करें कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यही थी ना। यहाँ पर अभी तक फेविकॉन नहीं है, नहीं है ना, ये फेविकॉन है, ये फेविकॉन है, ये फेविकॉन है, हमारी पे अभी तक नहीं है। रीलोड करें, हमने अभी तक अपडेट नहीं किया ना, यहाँ तो हमने कोई मिस्टेक की होगी तो नहीं आएगा, यहाँ अभी रिफ्रेश भी तो नहीं किया हमने, आ गया, ये गाड़ी आ गई है यहाँ पर, ठीक है। जो भी मैंने इमेज को फेविकॉन के तौर पर चूज करना था हमने चूज कर लिया। ये भी हम इसलिए करें, ये भी हमें वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए था, ये भी एसईओ का फैक्टर है, इसलिए हमें समझना पड़ रहा है कि भाई फेविकॉन लगा लो। तो आप समझ लो कि हमें टाइटल का टैग एसईओ के हवाले से समझा, हमने फेविकॉन का टैग एसईओ के पॉइंट से समझा, और ये दोनों काम हमने किस लेवल पे किए, HTML हेड लेवल पे किए, ठीक है ना। ये दोनों काम हमने किस लेवल पे किए, हेड लेवल पर किए, यानी ये दोनों चेंजेस हेड में हुई हैं। टाइटल भी हेड में मौजूद होता है और फेविकॉन भी हेड में मौजूद होता है, हेड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हेड से आते हैं बाहर, कहां जाएंगे फिर, बॉडी में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम उस हिस्से पे कुछ कंपोज करना चाह रहे हैं जो वेबसाइट्स विजिटर्स को नजर आने वाली है, और अब हम ये देखते हैं कि इस वेबसाइट का पहला कौन सा एलिमेंट है जो एसईओ के पॉइंट से बहुत इफेक्टिव है, हम उसी की बात करेंगे।
शुरू हुई वेबसाइट, सबसे इफेक्टिव पार्ट है ये वाला। ये क्या है, जैसे बुक रीडिंग करते हैं, चैप्टर 1 शुरू होता है, तो जैसे ही चैप्टर 1 शुरू होता है तो सबसे ऊपर हेडिंग आ जाती है। वो सबसे इफेक्टिव पार्ट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या टॉपिक है हमारा, किस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो हम उसे वहां पर हेडिंग बोलते हैं। ये यहाँ पर भी हेडिंग है। HTML में टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। इसमें आए जरा देखते हैं, यहाँ पर कोई हेडिंग की फाइल है तो उसी पे चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा टाइपिंग का टाइम बचेगा। पहले देखते हैं इसमें हेडिंग है, बिल्कुल ठीक है, इसी पे आ जाते हैं। इसे बंद कर देते हैं और फर्स्ट वाली फाइल में अब मैं आने लगा हूं। राइट क्लिक, अब इसको एडिट, देखें अब आपकी जो HTML फाइल है ना उसमें दो तरह से खुलने हैं। नंबर 1 क्रोम में, जब वो क्रोम में खुलेगा तो वो वैसे खुलेगी जैसे वेब पेज खुलता है। नंबर 2 एडिटेबल मोड में, कि भाई आपको उसमें चेंजेस करनी है। तो ये दूसरा तरीका हो गया ना, मतलब पहला तरीका हुआ कि एग्जीक्यूट होगी, दूसरा तरीका हुआ एडिट होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने हेडिंग के भी टैग लगाने हैं, तो हमें इसे कहाँ खोलना है, नॉर्मल मोड में, एडिटेबल मोड में। सो अब हम इस पे करते हैं राइट क्लिक, क्योंकि मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये क्रोम में जाएगी। अगर आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर पर क्रोम नहीं है तो उसमें बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज होगा विंडोज का, तो फिर आपकी उसी में खुलेगी। जब आप क्रोम इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उसमें खोल सकते हैं, ठीक है। चलें जिसको एडिट करें आगे। मैंने क्या बताया कि आपके पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। हेडिंग स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, ठीक है। और हेडिंग अगर आप पेपर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसमें हेडिंग का बिहेवियर क्या है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ आप रिपोर्ट तैयार करते हैं और हेडिंग लगी हुई है, और कुछ रिपोर्ट्स तैयार करते हैं उसमें हेडिंग्स ही नहीं है, तो क्या होगा, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जिसमें हेडिंग्स लगी होंगी उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी। बस इतना सा काम है। गूगल भी यही कह रहा है। गूगल कह रहा है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर की शक्ल में लिखेंगे, गूगल के मुताबिक स्ट्रक्चर क्या है, गूगल के मुताबिक स्ट्रक्चर ये है कि अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो उसका कोई हेडर होना चाहिए, और अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो उसकी कोई सब कंटेंट होना चाहिए। बस इसका मतलब हम क्या करेंगे, अपनी पूरी वेबसाइट को हेडिंग स्ट्रक्चर में लिखेंगे। और हेडिंग स्टाइल्स SEO का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। यानी वो कहते हैं हेडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट हेडिंग में आ रही होंगी तो मैं कहूँगा कि आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रॉन्ग है, और अगर नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स देख लें आप। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखी है, कोई लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें 6 को कैसे लिखने हैं। पेज 1 पहली हो गई, दूसरी कौन सी होगी, कोई इतना मुश्किल साइंस नहीं है। तीसरी कौन सी होगी, 3, H4, H5 और H6। अच्छा इसको जरा देखते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन को देखें यहाँ पे। चलिए जी 1 तो ऊपर ही थी ना, ये बल्कि यहाँ भी शायद आ रही है। 2, 3, 4, 5 आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अच्छा अब ये दिखने में क्या लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बस फॉर्मेटिंग है, ऐसी है ना। लेकिन SEO का फॉर्मेटिंग से क्या लेना देना, क्या ख्याल है। मतलब SEO को तो फॉर्मेटिंग से कोई कंसर्न नहीं है ना, फॉर्मेटिंग तो वेब डिजाइन है। तो ये गूगल क्यों फोकस कर रहा है इसका, क्या गूगल फॉर्मेटिंग के पॉइंट से फोकस कर रहा है, नो। गूगल फॉर्मेटिंग के पॉइंट से बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। गूगल इसे जो फोकस कर रहा है वो स्ट्रक्चर के पॉइंट से फोकस कर रहा है। जैसे हम लोग एक कुछ लिखते हैं, काफी सारा डाटा लिखते हैं, उस पर हेडिंग भी लिखते हैं, सब कंटेंट भी लिखते हैं, सब टाइम हम उन्हें बुलेट्स भी लगाते हैं ना, सिंबल्स लगे होते हैं हर लाइन को, या नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ। तो फिर क्या होता है, जो बंदा रीड कर रहा होता है उसे समझ में आ जाती है। गूगल हमें कहता है कि भाई क्राउलर को अगर आपने ये समझाना है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, कि इसमें से कौन सा मेन पॉइंट और इसमें कौन सा सब पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बुक रीडिंग में
जब पहला पॉइंट शुरू होता है तो एक हेडिंग लिखी होती है और उसके शुरू में लिखा होता है 1, फिर जब दूसरा पॉइंट पे जाता है तो लिखा हुआ आ जाता है 1.1, चैप्टर नहीं मैं कह रहा अभी, उसी में फिर आता है 1.2 और फिर अगर 1.2 की आगे से 4 डिटेल्स हो तो फिर आता है 1.2.1, फिर 1.2.2 और 5 तक ऐसे ही चलता है और फिर आता है 1.3। तो इस तरह करने से फायदा क्या हो रहा है, रीडर को पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, आ जाता है। जैसे मैंने अभी बोला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये वाली ट्रेनिंग स्कूल में किसी बच्चे को तो नहीं दी जाती, कि दी जाती है यानी हमें किसी ने ये तो नहीं बताया था कि भी पढ़ने का ये तरीका है कि 1 का मतलब होगा कि मेन पॉइंट, तो 1.1 का मतलब होगा कि ये उसका सब पॉइंट है, तो 1.3 का मतलब होगा कि ये भी 1 का नहीं बताया। कि कॉमन सेंस से रीडिंग कर करके हमें खुद ही पता लग गया कि ये सीक्वेंस है। गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जनरली तौर पर समझ में आ जाए कि सीक्वेंस क्या है। इसीलिए वो कहता है कि हेडिंग स्टाइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। और अगर हेडिंग स्टाइल नहीं लगा होगा तो वो कहेगा आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वीक है, अगर हेडिंग स्टाइल लगा होगा तो वो कहेगा आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। अब हेडिंग स्टाइल बता क्या रहे हैं क्राउलर्स को, गूगल कहता है कि आपकी पूरी वेबसाइट में एक H1 होना चाहिए, सिर्फ एक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये प्राइमरी कीवर्ड है। उसके बाद क्या कहता है, आपके एक से ज्यादा H2 हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई इसके आगे जो कुछ भी आपने बनाना है, कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ रहे हैं आगे सारे बुलेट्स की शक्ल में, तो वो होंगे आपके H4 भी हो सकते हैं, H5 भी हो सकते हैं, H6 भी हो सकते हैं, H3 भी हो सकते हैं। इस तरह करने से क्राउलर को पता लग रहा है कि जहां आप 4 लगा रहे हो वो समझेगा ये आपका मेन कीवर्ड नहीं है, और जहां पर आप 1 लगा रहे हो वो समझेगा कि ये आपका मेन कीवर्ड है। याद रखें, गूगल को कीवर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। गूगल ये नहीं समझ सकता कि भाई ये आपका कीवर्ड है मैं रैंक करूंगा, या ये आपका कीवर्ड है तो मैं रैंक नहीं करूंगा। गूगल ये कहता है कि मैंने जहां जहां से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है वहां पर जाकर आपने अपने वर्ड्स लिखने हैं ताकि मैं उन्हें कीवर्ड समझूं। अभी तक हमने जो सीखा उसके मुताबिक गूगल ने कहा कि भाई टाइटल में कीवर्ड हो, यानी टाइटल में जो मैं लिख दूंगा ना, टाइटल में हेलो या 0333 आगे कोई नंबर लिख दूंगा तो गूगल उसे क्या समझेगा, कीवर्ड। यानी गूगल ने कहा कि टाइटल में जो भी लिखोगे ना मैं उसे कीवर्ड समझूंगा। गूगल ने फिर कहा कि हेडिंग में जो भी लिखोगे ना मैं उसे कीवर्ड समझूंगा, H1 में जो लिखोगे उसे मैं मेन कीवर्ड समझूंगा, H2 में जो लिखोगे मैं उसे सब कीवर्ड समझूंगा, और इसके बाद वाले जितने भी अल्फाज होंगे उन सबको मैं आपके सेकेंडरीली कीवर्ड समझूंगा, यानी कि वो टॉप कीवर्ड्स मेन कीवर्ड नहीं होगा। ये है फायदा हेडिंग स्टाइल्स का। तो जब हमारे पास वेबसाइट आती है हम ये देखते हैं कि क्या उसने हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर सही अडॉप्ट किया है कि सही अडॉप्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमने लगा भी लिया इसमें। ये हमने आज कुछ चीजें देखी, ठीक है। अब हम बॉडी में आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में जितने टैग्स की हमें जरूरत है वो पूरे हो जाएंगे बस। फिर जब हमने एसईओ अप्लाई करनी होगी तो इन्हीं टैग्स के साथ बार बार मैनिपुलेट करना है हमने। हमें कोई सीएसएस के टैग कोडिंग की जरूरत नहीं, हमें कोई पीएचपी की कोडिंग की जरूरत नहीं, हमने वेबसाइट का डिजाइन चेंज नहीं करना, हमने वेबसाइट का लेआउट चेंज नहीं करना, बल्कि जो चीजें ये लगी हुई हैं उन्हीं को हमें अपग्रेड करना है गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। बस इतना सा काम है हमारा, और इतनी ही हमें HTML आनी चाहिए। लेकिन इतनी हमें एक्सपर्टीज लेवल पे आनी चाहिए, मतलब इतने में हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। हमें बार बार हर वेबसाइट के लिए टाइटल को फाइंड करना है, हर के लिए फेविकॉन देखना है, हर के लिए हेडिंग स्टाइल्स देखने हैं, और बाकी की जो चीजें हैं वो हर वेबसाइट के लिए देखेंगे जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो बस यही चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो हम ऑन साइट एसईओ में स्किलफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैग नहीं आते होंगे मगर ऑन साइट एसईओ आती होगी तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। टैग आते होंगे तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।